हेलो दोस्तों, आज मैं मनी हाइस्ट सीजन 1 सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे मनी हाइस्ट सीरीज के मेंबर पुलिस पर गोलियां चलाकर वापस से रॉयल मिंट के अंदर घुस जाते हैं और पुलिस वाले अपने बैकअप के लिए स्वाट टीम को बुला लेते हैं। इसी के साथ ही हमारे सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है। रॉयल मिंट में टोक्यो की गई फायरिंग की वजह से सभी हाइस्ट मेंबर टोक्यो पर गर्म हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमें प्लान के मुताबिक ही चलना चाहिए था। टोक्यो, तुझे पुलिस पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। उन्होंने प्लान का सबसे अहम नियम तोड़ दिया था उन पुलिस वालों को घायल करके। तभी वहाँ बर्लिन भी आ जाता है और उन्हें सभी वायरलेस सिस्टम काटने के लिए बोलता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई भी उनके और प्रोफेसर के बीच में होने वाली बातों को ना सुन सके। बर्लिन सभी की वायरलेस डिवाइस को लेकर पानी में डाल देता है। इसी के साथ ही वो अपने बिछाए गए कनेक्शन से प्रोफेसर से बात करते हैं। बर्लिन प्रोफेसर को बताता है टोक्यो ने 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया है। रियो पर गोली चली तो उसने पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर दी। हम इन दोनों की आस्की को आसानी से देख सकते हैं। टोक्यो प्रोफेसर से बोलती है मैंने गोलियां चलाई अपने आप को और अपने लोगों को बचाने के लिए, नहीं तो वो ऑफिसर हमें मार देते। और हाँ, एक बात और, प्लान बनाने और उसे हकीकत में लाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इतना बोलकर टोक्यो गुस्से से फोन कट कर देती है। यहाँ पर प्रोफेसर को बहुत जोर से गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। वहीं हमें इंस्पेक्टर रकेल को अपनी छुट्टी में उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया गया है। वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रकेल और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़े बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने उनकी बेटी की कस्टडी की मॉम रकेल को दे दी है। रकेल अपनी बेटी से बात कर रही थी कि तभी उसे हेडक्वार्टर से फोन आता है। वो रकेल को बताते हैं कुछ और रॉयल मिंट को लूटकर भागना चाहते थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जवाबी फायरिंग में हमारे 2 ऑफिसर घायल हो गए हैं और वो चोर रॉयल मिंट के अंदर फंस गए हैं। तुम उन चोरों से नेगोशिएट करो। रकेल बिना सोचे समझे रॉयल मिंट के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पर रकेल का असिस्टेंट ऑफिसर एंजल रकेल को अंदर की सिचुएशन के बारे में बताता है। वो बताता है रॉयल मिंट के अंदर 35 वर्कर, 11 सिक्योरिटी गार्ड और 17 स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 लुटेरे तो कंफर्म हुए हैं लेकिन उनकी तादाद 6 या उससे ज्यादा भी हो सकती है और उनके पास 3 M16 हथियार भी हैं। इसी के साथ ही रकेल सभी ऑफिसरों को उनके फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए कहती है ताकि वो उनसे संपर्क बना सके। इसी के साथ ही आसपास जितने भी सेल फोन है सभी की कॉल यहाँ से होकर गुजरनी चाहिए। लेकिन रॉयल मिंट के लुटेरों ने तो सभी फाइबर केबल फोन को तोड़ दिया था जिससे पुलिस ऑफिसर उन्हें ट्रेस नहीं कर सके। वहीं रॉयल मिंट में हम बर्लिन को रियो के साथ देखते हैं। बर्लिन रियो से पूछता है ये टोक्यो क्यों तुमसे ब्रेकअप का नाटक कर रही है। रियो बोलता है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया। तब बर्लिन उसे बताता है फिर हम हर रोज रात में हमारे बगल वाले कमरे से सरकारी रोड खोदने की आवाज क्यों आती है। तब रियो बोलता है मुझे नहीं पता, वो कुछ भी करे, मुझे उससे क्या लेना। तब बर्लिन रियो को समझाता है बेटा ये औरतें हमारे साथ इसलिए रहती है कि वो हमें बस में कर सके, हमारे साथ बच्चे पैदा कर सके और हमें छोड़ दे। उसके बाद वो हमें नहीं जानती। जैसे मेरी 5 शादियां हुई थी और एक भी शादी नहीं चल पाई। इसके बाद बर्लिन उसे बोलता है अब तुम हर पल मिस एलिसन पार्कर के साथ ही रहोगे। अगर उसे टॉयलेट भी जाना हो तो तुम उसके साथ ही रहोगे। इसी के साथ ही रियो टोक्यो के साथ बताए हुए उन पलों को याद करने लगता है जो 5 महीने की ट्रेनिंग में वो टोक्यो के साथ रहा था। वहाँ वो दोनों खूब मजे करते हैं। इस दौरान उन्होंने खूब मजे किए। दूसरी तरफ अब रकेल पुलिस हेडक्वार्टर से लुटेरों से बात करने की कोशिश करती है लेकिन बर्लिन कॉल प्रोफेसर को ट्रांसफर कर देता है। प्रोफेसर अपनी आवाज को वॉइस चेंजर से बदलकर उनसे बात करने लगता है। प्रोफेसर उन पुलिस ऑफिसरों से ब्राजील जाने के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। वो रकेल का टाइम वेस्ट करने के लिए उसे बातों में उलझाए रखता है और पूछता है आज तुमने कौन से कपड़े पहने हैं, आपको नहीं लगता हमारे कपड़े हमारे बारे में सब कुछ बताते हो। जिसके बाद वो हेडक्वार्टर में मौजूद सभी ऑफिसर का इंट्रोडक्शन लेता है क्योंकि वो टाइम ही था जिसके बेस पर प्रोफेसर ये जंग जीतने की सोच रहा था। उन्हें रॉयल मिंट से भागने के लिए एक टनल खोदनी थी और उस टनल को खोदने के लिए उन्हें कम से कम 10 से 12 दिन चाहिए थे। अगर प्रोफेसर ऐसे ही उन्हें अपनी बातों में उलझा कर रखा तो चोरों को टनल खोदने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाता। इसलिए ही प्रोफेसर उन्हें अपनी बातों में उलझा रहा था। फिर रकेल प्रोफेसर से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। प्रोफेसर बोलता है बस टाइम, हम चोरी करके निकल ही रहे थे कि तुम्हारे ऑफिसर्स ने हमें रोक लिया लेकिन हमारे पास अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे हथियार हैं। उम्मीद है आप किसी भी तरह की होशियारी नहीं करोगे। रकेल बोलती है पहले स्कूल के बच्चों को छोड़ दो। फिर प्रोफेसर उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है और अपनी फ्रेंडशिप के बारे में भी बात करने लगता है। ये सब करके वो बस उनका टाइम वेस्ट ही कर रहा था। इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है।
इन सब डिस्कशन के बाद तो रकेल की खोपड़ी सनक जाती है। वो बोलती है एक हेलीकॉप्टर 24 घंटे उनकी निगरानी करेगा, उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा, ना ही पीने को पानी। तब कर्नल रकेल से बोलता है ये सब करने से चीजें आसान नहीं होने वाली, हम उन पर हमला करेंगे। इसी के साथ ही कर्नल रकेल की निजी जिंदगी में भी हो रही परेशानी के बारे में बात करने लगता है, जिसकी वजह से वो तनाव में रहती थी। वो बोलता है तुम्हारा पति डिपार्टमेंट में इतना कुछ करके आगे बढ़ गया है और नाम कमा रहा है, लेकिन तुम वहीं की वहीं हो। इसी के साथ ही रॉयल मिंट के बाहर स्नाइपर भी तैनात कर दिए जाते हैं। वहीं रॉयल मिंट में अब रियो एलिसन के साथ रहता है, जैसे कि उसे बर्लिन ने बोला था। इसी के साथ ही रियो फिर से अपनी जिंदगी के उन हसीन पलों को याद करने लगता है जहां वो अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो इतनी मोटी रकम का क्या करेंगे। डेनवर बोलता है अपन तो एक कार खरीदेगा और उसमें डिक्चिक टिच्चिक वाला बुफर होगा। इसी के साथ ही वो अपने लिए नए फेफड़े खरीदेगा जो ड्रिंक्स करके खराब हो गए हैं। बर्लिन बोलता है मैं शहर के बाहर जमीन खरीदकर खुद का वाइनरी लगाऊंगा और एक खुद की वाइन बनाऊंगा। टोक्यो को एक आइलैंड, वहीं रियो को एक टापू चाहिए था जिसमें वो अपने घर से समुद्र को देख सके। वहीं नैरोबी उन पैसों से एक प्राइवेट प्लेन खरीदेगी। वहीं मॉस्को बोलता है इन पैसों के साथ मैं एक म्यूजिक एल्बम बनाऊंगा। अगले सीन में हम बर्लिन को उसके कुछ साथियों के साथ देखते हैं। वो बंधक बनाए गए लोगों के बीच में आकर उन्हें स्लीपिंग बैग, पानी और खाने के लिए कुछ खाना देता है। इसी के साथ ही वो सभी को अपने जैसे कपड़े पहनने के लिए भी बोलता है। इसी के बीच हमारे बैंक मैनेजर आर्तुरो उनसे बोलता है यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और बीमार आदमी, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। वो इतना स्ट्रेस नहीं झेल सकते, नहीं तो आप उनके लिए दवाइयाँ मंगवा दीजिए। लेकिन डेनवर की सटक जाती है। वो आर्तुरो की खोपड़ी पर गन पॉइंट कर देता है और आर्तुरो को गन देकर उसे चलाने के लिए बोलता है। अगर आर्तुरो ने गोली नहीं चलाई तो डेनवर उसे मार देगा। आर्तुरो गोली चला देता है लेकिन वो गन खाली होती है। तब बर्लिन उन्हें समझाता है अगर हमारी बात नहीं मानी तो मारे जाओगे। वहीं बाहर कैंप में एंजल रकेल को बताता है वो लोग कोई भी वॉकी टॉकी, फोन, इलेक्ट्रॉनिक का यूज नहीं कर रहे। हमें उन्हें ट्रेस करने में बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। हमें वहाँ से कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी भी नहीं मिल रही। ये सुनकर रकेल का मूड खराब हो जाता है और वो कैंप के बाहर जाकर अकेले में स्मोकिंग करने लगती है। तभी वो वहाँ पर स्वाट की टीम की गाड़ियों को आते हुए देखती है जो पूरी तरह से हथियारों से लैस होते हैं। ये देखकर रकेल सीधा कर्नल के पास जाती है और बोलती है ये स्वाट टीम यहाँ क्यों आई है? आप मेरी बिना मर्जी के यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तब कर्नल रकेल को बताता है हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है और हम 2 मिनट के बाद अंदर जा रहे हैं, क्योंकि तुम नहीं जानती अंदर एक वीआईपी लड़की जिसका नाम एलिसन पार्कर है वो फंसी हुई है, जो यूके एम्बेसडर बेंजामिन पार्कर की बेटी है। जब तक उन चोरों को इस बारे में पता चलेगा हम उसे फ्री करवा लेंगे, लेकिन अगर उन्हें एलिसन पार्कर के बारे में पता चल गया तो वो उसे मोहरा बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर इस बारे में यूके को पता चला तो वो भी इस मामले में कूद पड़ेगा, जो हमारे देश के लिए एक धब्बा होगा। वहीं हमें इसी सीन के साथ प्रोफेसर को उनकी टीम को समझाते हुए दिखाया गया है। वो बताते हैं आर्मी कैसे भी करके रॉयल मिंट में घुसकर एलिसन पार्कर को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। वो लोग सुबह 4 बजे से पहले ही हमला करेंगे या अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। अगर वो सीधा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वहीं हमारी जीत पक्की हो जाएगी, जो कि हमारे प्लान का ही हिस्सा होगी। वहीं स्पेशल फोर्स 4 अलग अलग दरवाजों से अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसे प्रोफेसर अपने कैमरे से देख रहा होता है। इसकी सूचना प्रोफेसर डायरेक्ट बर्लिन को देते हैं। बर्लिन उस लड़ाई को जीतने के लिए रेडी हो जाता है। फोर्स छत की तरफ से दरवाजे में होल करके अंदर सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बर्लिन के लिए ये उनकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है। वो लोग एक मशीन गन के साथ दरवाजे के सामने अटैकिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं। ये सब रकेल के साथ कर्नल भी देख रहा होता है। मशीन गन देखकर उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ ही कर्नल और रकेल मिलकर इस मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर अपनी पहली जंग जीत चुके थे। वहीं रॉयल मिंट में नैरोबी अपनी जीत का जश्न कुछ नए अंदाज में मनाती है। उसे जिस काम के लिए यहाँ लाया गया था वो उस काम को शुरू कर देते हैं। नैरोबी ने कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की हुई थी, वो उन लोगों को अपने साथ आने के लिए बोलती है। इसी के साथ रॉयल मिंट में नोटों की छपाई शुरू हो जाती है। वो जिस काम के लिए रॉयल मिंट में आए थे वहाँ धड़ाधड़ नोटों की छपाई होना शुरू हो जाती है। नैरोबी मशीन को 24 घंटे चलाने का हुक्म देती है, केवल उन्हें इंक बदलने के लिए ही रोका जाएगा। अगर वो 1 घंटा रुकेंगे तो उन्हें उसका 5 लाख का नुकसान होगा। और हाँ, इसकी एक और खास बात थी कि नोट छपाई में लगाए गए वर्करों को उनकी सैलरी भी नहीं दी जाएगी। नोट छापने के साथ ही उन चोरों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वहीं रकेल को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो फोन से अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। तब वहाँ हम प्रोफेसर को देखते हैं। वो रकेल को अपना फोन यूज करने के लिए देता है। रकेल अपनी मॉम से बोलती है माँ मैं अभी फ्री हुई हूँ और जल्दी घर के लिए निकल जाऊंगी। इसी के साथ ही हमारा 2nd एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है।